हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं आरबीएससी बोर्ड पेपर 2024 पे। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, और वैसे है क्वेश्चन नंबर 10। और जो सेक्शन बी है उसके ऊपर आपको एक वीडियो इससे पहले मिल चुका है। बचे हुए जितने भी क्वेश्चन हैं सेक्शन बी के, वो आज इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। यानी इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन बी को कंप्लीट कर लेंगे, जिसका हर क्वेश्चन 2 मार्क्स या 2 नंबर का आता है। तो उसमें हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसमें x इक्वल कोई फंक्शन दिया हुआ है, y इक्वल दिया हुआ, और हमसे कह रहा है फाइंड dy अपॉन dx। तो हम सबको पता है कि x इक्वल 4t लिखा हुआ है, y इक्वल 4 अपॉन t लिखा हुआ है। तो यानी x और y जो दोनों वेरिएबल है वो किसी तीसरे के साथ कनेक्ट हैं, तो इनको पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं, प्राचलिक समीकरण। तो इस केस में हमें क्या करना है, अगर x बराबर t में फंक्शन दे रखा है, y बराबर भी t में फंक्शन दे रखा है, कई बार थीटा में दे देता है, तो जो भी फंक्शन हमें देगा, जो वेरिएबल वहां पे देगा, जैसे x बराबर 4t, तो t हमारा यहाँ पे नया वेरिएबल है, तो आप t के रेस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएशन करेंगे x और y का, फिर हम dy अपॉन dx फाइंड करेंगे। उसका एक फॉर्मूला होता है, तो वो हम साथ साथ देख लेंगे। तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t के। तो जब हम x का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसको लिखेंगे dx अपॉन dt, और 4t का 4 हो जाएगा। 4t का t के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन है, जो अवकलन है, वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जैसे 4x का 4 हो जाता है x के रेस्पेक्ट में, वैसे ही 4t का t के रेस्पेक्ट में 4 हो जाएगा। ऐसे इधर भी डिफरेंशिएशन कर देंगे, t के रेस्पेक्ट में t हो जाएगा dy अपॉन dt। y का t के रेस्पेक्ट में कितना होता है, dy अपॉन dt। अब यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ 4 अपॉन टी, तो ये 4 तो बेचारा कांस्टेंट है, आप 4 को अलग कर दो तो आप इसको क्या पढ़ सकते हो, 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी। और 1 अपॉन एक्स का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। कितना होता है 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन टी का कितना हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। 4 तो आपका इनटू में चलता रहेगा, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, नहीं तो आप टी को ऊपर ले जाएं और एक्स की पावर एन का फॉर्मूला यूज करें, नहीं आपको डायरेक्ट आना चाहिए। 1 अपॉन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हमें dy अपॉन dx निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पे, dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx का फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। जब आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो वहां पे ये फॉर्मूला पढ़ा होगा पैरामेट्रिक इक्वेशन का, dy अपॉन dx इक्वल होता है dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। तो यानी ऊपर कौन आएगा, dy अपॉन dt, क्या वैल्यू है इसकी, माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर, अपॉन dx अपॉन dt कितना आया, 4। तो ये 4 से 4 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल, तो बचेगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ये आपका क्या आ जाएगा इसका आंसर। तो आपको कुछ नहीं करना था, x और y को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है और dy अपॉन dx के फॉर्मूले में रख देना है। आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए भाई इसका, बस। ठीक है, तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये भी मैंने पहले से ही नोट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें कह रहा है प्रूव दैट द फंक्शन गिवन y fx इक्वल x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100 इज इंक्रीजिंग इन r। यानी ये जो गिवन फंक्शन है ये आपको इंक्रीजिंग दिखाना है, वर्धमान फलन दिखाना है। किसके अंदर दिखाना है, r में। ठीक है ना, किसके अंदर, r। r का मतलब यहाँ क्या पे है, रियल नंबर। क्या है, रियल नंबर। तो सबसे पहले अगर हमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन निकालना है तो सबसे पहला हमारा काम होता है उसका डिफरेंशिएशन करना। तो सबसे पहले हम इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। किसके रेस्पेक्ट में करना है, यहाँ पे x के। तो fx का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो कितना हो जाएगा, f डैश x। यानी उसका जो नोटेशन है fx फंक्शन का, जब डिफरेंशिएशन का नोटेशन लिखेंगे, संकेत लिखेंगे, तो किससे डिनोट करते हैं,
एफ डैश एक्स से, तो ना एफ डैश एक्स लिख लेंगे। यहाँ पे एक्स की क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x², एक्स की पावर n का लगाएंगे, डिफरेंशिएशन में पावर कम होती है आपकी, तो 3 इंटू में आ जाता है और x की पावर 1 कम हो जाती है। जितनी पावर होती है उसको इंटू में ले आया करो, मल्टीप्लाई में, और पावर में से एक कम करके लिख दिया करो। x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स की पावर n-1। ऐसे यहाँ -3 तो आपका रह जाएगा, पर x² का होगा 2x, x² का कितना हो जाएगा 2x। चलो मैं एक बार लिख देता हूँ, 3 को हम छोड़ेंगे, x² का हो जाएगा यहाँ पे 2x, 3x का हो जाएगा 3 और 100 का 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है 0। तो ये टोटल कितना बन गया अपना, ये बन गया 3x² माइनस के 6x प्लस 3। अगर इससे हम 3 कॉमन ले लें, क्योंकि सब में 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3 कॉमन ले लें, तो यहां से कितना हो जाएगा x² माइनस के 2x प्लस 1। जैसा ही आप ऐसा लिखेंगे तो ये जो अंदर वैल्यू लिखी हुई है ये किसी का होल स्क्वायर है। अब कई स्टूडेंट्स हो जाएंगे सर हमें कैसे पता चलेगा, तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आपको रखनी पड़ेगी, चीजों की समझ रखनी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन किए हुए होंगे तो आप देखते ही समझ जाओगे वहां पे कि हाँ यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे ये होल स्क्वायर बन रहा है, क्या बन रहा है होल स्क्वायर। किसका होल स्क्वायर है, x-1 का होल स्क्वायर है। आप ओपन करके वापस हमेशा जरूर चेक करें कि होल स्क्वायर सही लिखा है या नहीं लिखा है। यहाँ पे हमेशा x फिक्स होगा और जो यहाँ x का कोफिशिएंट होता है उसका हाफ करके यहाँ पे लिख लो 1, और अगर यहाँ माइनस है तो बीच में माइनस आ जाता है और प्लस है तो प्लस। तो ये वैल्यू क्या बन गई आपकी, एफ डैश एक्स कितना आ गया, एफ डैश एक्स कितना आ गया 3 इंटू x-1 का होल स्क्वायर। अब फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, जब वो ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल क्या हो 0 हो, यानी वो 0 या 0 से क्या रहे बड़ा अगर होगा तो हम उसको इंक्रीजिंग बोल सकते हैं। अब यहाँ पे 3 की बात करें तो 3 कैसा है, खुद पॉजिटिव, कैसा है 3 पॉजिटिव, 3 कैसा नंबर है यहाँ पे पॉजिटिव। और यहाँ पे x-1 पूरे का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, x-1 पूरे का क्या है होल स्क्वायर, और हमें पता है स्क्वायर हमेशा कैसा होता है पॉजिटिव, स्क्वायर हमेशा कैसा होता है पॉजिटिव होता है। तो 2 पॉजिटिव इंटू करेंगे तब भी क्या आएगा पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आएगा पॉजिटिव। कहने का मतलब ये पूरी पार्टी कैसी है पॉजिटिव है। तो आप इसको आप क्या लिख सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल 0, ग्रेटर देन इक्वल 0, या तो ये 0 होगा या 0 से बड़ा रहेगा। कब तक है, जब तक फॉर ऑल ऑफ x बिलोंग्स टू r, यानी x कोई रियल नंबर रहेगा, क्योंकि जिस दिन आप x की वैल्यू यहाँ 1 डालेंगे, जिस दिन x की वैल्यू यहाँ 1 डालेंगे तो 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, तो 0 इंटू 3 0, यानी 0 भी देगा आपका। तो फंक्शन कैसा हो गया आपका इंक्रीजिंग हो गया। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर द फंक्शन f इज इंक्रीजिंग ऑन r। किस पे इंक्रीजिंग है, r के ऊपर, यानी सभी रियल नंबर के लिए क्या है आपका हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में आपको क्या करना होता है, आप पहले एक बार डिफरेंशिएशन करें, फिर वहां कुछ क्वेश्चंस में हमारे पास इक्वेशन बनती है तो वहां फैक्टर करके f डैश x इक्वल 0 रख के जाते हैं, ठीक है ना, उस पैटर्न से भी जा सकते हैं। बाकी यहाँ पे डायरेक्ट होल स्क्वायर बन रहा था तो हमें पता लग गया कि ये सारा पॉजिटिव है, तो उस पैटर्न से भी जा सकते हैं। नहीं तो हम f डैश x बराबर 0 रखेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे 1 आएगी, फिर वो रियल लाइन को 2 इंटरवल में डिवाइड करेगी, फिर उसमें प्लस माइनस चेक करके, तो वो पैटर्न भी कर सकते हैं। पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें डायरेक्ट ही सॉल्व हो जाते हैं, तो उस पैटर्न में जाने की जरूरत नहीं है। तो हमें यहाँ पे मौका मिल गया दिखाने का कि ये ग्रेटर देन इक्वल 0 है, तो आप फिर इसी फॉर्मेट से इसको करें, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 इंटीग्रेशन वाले चैप्टर से है आपका ये क्वेश्चन, sin क्यूब x इंटू कॉस क्यूब x इंटू dx। इस फंक्शन का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, मानी समाकलन करना है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन पूछा है। साइन कोस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आपके पास है, मल्टीप्लाई में है, तो आप पावर जरूर चेक करें कैसी है। तो यहाँ साइन की पावर 3 है और कोस की भी 3 है, दोनों की पावर कैसी है ओड है। तो जब दोनों की पावर ओड है तो क्वेश्चन को कैसे डील करना चाहिए, तो यहाँ पे एक मेथड होता है ओड पावर ब्रेक मेथड। अगर आपको इंटीग्रेशन को और भी डिटेल में पढ़ना है तो मैंने उस चैप्टर के ऊपर लगभग वीडियो आपके लिए डाल रखे हैं पहले से ही,
वहां से आप पढ़ लें, तो बिल्कुल एक एक क्वेश्चन, एक एक मेथड, एक एक जो भी चीज उसके अंदर बारीकी से वो सब बताया हुआ है कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है। क्वेश्चन देखते ही कैसे आइडिया होगा कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम ओड पावर ब्रेक मेथड यूज करेंगे। अब ओड पावर ब्रेक मेथड यूज कैसे करते हैं, अब साइन पे भी यूज कर सकते हैं और कॉस पे भी, क्योंकि दोनों की ही ओड पावर है। तो आप चाहे तो साइन को ओड पावर ब्रेक कर सकते हैं, चाहे कॉस की कर सकते हैं, वो आपके ऊपर रहेगा। अगर आप दूसरे पैटर्न पे जैसे आंसर, अगर आप साइन ओड पावर ब्रेक कर सकते हैं तो हो सकता है आपका बुक वाला आंसर मैच हो, या आप कॉस की ओड पावर ब्रेक करवा देंगे तो हो सकता है बुक वाला आंसर मैच ना हो, पर आंसर सही होगा दोनों ही केसेस में। तो वो आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप किसको करते हैं। तो यहाँ हम साइन को ब्रेक करवा रहे हैं, साइन की पावर को ब्रेक करवा रहे हैं। ब्रेक करने का मतलब क्या होता है वो समझेंगे। जितनी भी पावर है, जैसे साइन की पावर है यहाँ पे 3, साइन क्यूब एक्स है, पावर कितनी है 3। कितनी भी पावर हो, ओड अगर पावर है तो एक पावर अलग करेंगे, यानी एक साइन एक्स अलग लिखेंगे, बाकी अलग करेंगे। जैसे साइन क्यूब एक्स है तो साइन एक्स है ना, अलग कर लेंगे एक साइन एक्स, और बाकी कितनी पावर बचेगी पीछे 2 साइन स्क्वायर एक्स इनटू कॉस क्यूब एक्स है, वो तो चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी एक पावर आपको अलग करनी है बस, बाकी जितनी बचे उसको अलग लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला काम क्या है, ये जितनी पावर यहाँ पे बचेगी, जैसे आज के दिन क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स बचा, तो उसको आपको हमेशा कॉस में बदलना है। हमेशा किसमें बदलना है, कॉस में, क्योंकि उसकी पावर हमेशा इवन ही आएगी, क्योंकि ओड में एक आप अलग कर देंगे तो पीछे पावर हमेशा इवन बचेगी, सम बचेगी। तो जो भी जितनी भी पावर बचे उसको हमेशा किस में चेंज कर देना है, कॉस में चेंज कर देना है। तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इनटू कितना है कोस क्यूब एक्स है, और ये साइन एक्स जो है ये डीएक्स के साथ लिख देंगे ना, यहां लिख दिया मैंने लास्ट में, एक ही बात है, साइन एक्स है डीएक्स। अब यहाँ पे हमें पुट करना है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे यहाँ पे पुट, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, 7.2 वाला रूल अपना। तो यहाँ पे हम पुट करवाएंगे कोस एक्स को टी। अगर आप साइन को ब्रेक करते हो तो कोस पुट होगा हमेशा, अगर आप कोस को ब्रेक करवाते हो तो हमेशा साइन पुट होगा, ठीक है ना, पैटर्न पहले से ही फिक्स है। तो कोस एक्स को पुट करेंगे, और जिसको हम पुट करते हैं उसका हमेशा क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो कोस एक्स का कितना होता है, माइनस से साइन एक्स इंटू डीएक्स, और टी का क्या लिख लेते हैं, dt, ठीक है। अगर हम इसका मान लो एक्स के रेस्पेक्ट में करते तो कोस का होता माइनस के साइन एक्स इक्वल dt अपॉन dx, वो dx इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके आएगा। तो इंटीग्रेशन में ना बार बार फिर इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके नहीं लाते, क्या करते हैं, जो एलएचएस साइड में फंक्शन होता है उसका x के रेस्पेक्ट में करते हैं, इंटू dx कर देते हैं, उधर वाले का t के रेस्पेक्ट में करके dt से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस सीधा शॉर्ट में करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए साइन एक्स dx है यहाँ पे हमारे पास, पर यहाँ पे माइनस है तो नेगेटिव एक्स्ट्रा आया हुआ है, तो नेगेटिव को हमेशा हम किधर भेजते हैं, dt की तरफ, है ना, dt की तरफ भेज देंगे, तो माइनस है dt। अब ये वैल्यू इसमें रखनी होती है, ये सारी वैल्यू इसके अंदर रखनी है आपको। तो जैसे आप यहाँ रखवाएंगे तो देखो 1 माइनस लिखेंगे, 1 माइनस, फिर क्या लिखा हुआ है कोस स्क्वायर, तो कोस एक्स को जब t बोला है तो कोस स्क्वायर कितना हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे बाहर कितना है, कोस क्यूब एक्स है, तो कोस एक्स को कितना बोला है t, तो ये t की क्यूब हो जाएगा, और ये रहा साइन एक्स dx, तो ये हो जाएगा माइनस dt, तो नेगेटिव में बाहर लगा देता हूं, dt अंदर लिख देता हूं। अब t की क्यूब का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा t की क्यूब माइनस t की पावर 5 इंटू dt। अब इस नेगेटिव का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव करने का, मतलब t की पावर 5 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और माइनस t की क्यूब, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने से दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन का। x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी जितनी पावर होती है उसमें एक बढ़ा दो और उतने का ही डिवाइड कर दो। यानी आज के दिन t की पावर कितनी है 5, तो एक बढ़ा दो 6, और 6 का ही क्या कर दो डिवाइड, हो गया इंटीग्रेशन। माइनस t की पावर कितनी यहाँ पे 3, तो एक पावर आप बढ़ा दो तो 4, और 4 का ही क्या कर दो डिवाइड, प्लस c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। तो ये हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या कर देना, t की वैल्यू पुट कर देना। t कौन है यहाँ, cos x है, तो t की जगह जैसे आप यहाँ cos x लिखेंगे तो cos की पावर हो जाएगी 6 अपॉन 6, यहाँ पे t की वैल्यू cos रखेंगे तो cos की पावर हो जाएगी 4 अपॉन 4, और प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। तो ओड पावर ब्रेक मेथड आप यूज करेंगे
साइन को, जैसे हमने यहाँ साइन की पावर को ब्रेक करवाया, वैसे चाहे तो आप कोस में करवा सकते हैं, बट आप कोस में करवाएंगे तो आंसर साइन में जाएगा और बुक में आपका है कोस में। बाकी दोनों ही सही है। अगर आप गलती से दूसरा भी ब्रेक कर देते हैं बोर्ड एग्जाम में तो गलत नहीं होगा, वो भी आपका सही होगा वहां पे। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चलिए तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इसके अंदर हमें गिवन है एक इक्वेशन ऑफ सर्किल, यानी वर्त का समीकरण, यानी सर्किल की एक इक्वेशन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, और कह रहा है इसका एरिया बता दो, क्षेत्रफल बता दो कितना आएगा, ये हमें बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो 8 वाले चैप्टर से, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन वाले चैप्टर से है, और बिल्कुल शायद फर्स्ट एग्जांपल है, बिल्कुल आसान सा सीधा सीधा क्वेश्चन हमसे पूछा है, एक सर्किल की इक्वेशन देके उसका एरिया हमसे मांग रहा है। बिल्कुल, तो देखिए सबसे पहले अगर कभी भी सर्किल आपको गिवन है तो सबसे पहले दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। उस सर्किल यानी वर्त जो होता है उस सर्किल का एक तो आप सेंटर पता करेंगे। क्या पता करेंगे? सेंटर। ठीक है, तो इसका सेंटर कितना है? 0 0, क्योंकि अगर कोई सर्किल की इक्वेशन गिवन है उसमें एक्स स्क्वायर का टर्म प्लस वाई स्क्वायर का टर्म इक्वल कोई कांस्टेंट वैल्यू अगर आ रही है तो हमेशा उसका सेंटर कहां पे होता है? ओरिजिन पे होता है। कहां पे होता है? ओरिजिन पे। तो 0 0 हो गया ओरिजिन का मतलब। और एक आपको पता होना चाहिए इसकी रेडियस। ठीक है, रेडियस, रेडियस यानी त्रिज्या। तो बराबर में कितना लिखा हुआ है? ए स्क्वायर। तो बराबर में जो भी कांस्टेंट वैल्यू आए, जैसे कल को 9 आ जाए, मान लो यहाँ पे 9 आ जाए तो उसका स्क्वायर रूट काट लेना। 9 का कितना होता है? 3, तो 3 रेडियस हो जाएगी। अगर 16 आता है तो उसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 4, तो 4 क्या हो जाएगी? उसकी रेडियस हो जाएगी। ठीक है ना, तो ऐसे ही ए स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट कितना आएगा? ए, तो इसकी रेडियस कितनी हो गई? ए। अब इसमें ना आपको एक डायग्राम बनाना होता है ना, रफली एक डायग्राम बनाना होता है कि हमें एरिया कितना निकालना है, कैसे निकालना है, क्योंकि हमें लिमिट लेनी पड़ेगी। तो डायग्राम बनाने के लिए क्या करना, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर है, हमें पता है ये सर्किल की इक्वेशन है, वर्त का समीकरण है, और इसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे है, यानी इस सर्किल का सेंटर यहाँ पे है, ओरिजिन पे, ओ पे। ठीक है, तो जब जब सर्किल का सेंटर ओरिजिन पे है तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। आपको एक इस ओरिजिन के चारों तरफ एक राउंड बनाना है बस, सर्किल का, है ना, एक सर्किल बना देना है बस। छोटा बड़ा जैसे समझ में आए बना दें, कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसे समझ में आया, जैसा ठीक लगा वैसे बना दिया। तो ये एक सर्किल बन गया। तो ये जो डिस्टेंस आएगी ये रेडियस होगी, इसको हम रेडियस बोलेंगे ना, ये डिस्टेंस, ये भी रेडियस है, ये भी क्या है? रेडियस है। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आएंगे यहाँ पे आएंगे 1,0, या आप ये कह सकते हो x बराबर यहाँ कितना होगा? a, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस है इस सर्किल की, और ये कितनी है? a है। तो हमें ये एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है। वैसे तो ये सारा ही निकालना भाई, है ना, ये चारों पार्ट निकालने, ये सारा एरिया हमें निकालना है। तो हम चारों नहीं निकाल के क्या करते हैं, एक क्वाड्रेंट यानी एक पार्ट का एरिया निकाल के उसको 4 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? 4 से मल्टीप्लाई, तो सबका आ जाएगा। तो हम अपने चैप्टर पढ़ा है तो वहां पे ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं पहले से ही कि हमें एक ही पार्ट का एरिया निकालते हैं, बाकी फिर उसको उतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया है ना, आर डॉट ए, यानी रिक्वायर्ड एरिया 4 का क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। अब देखो लिमिट कितनी होगी, क्योंकि हम यहां से लेके यहां तक का एरिया निकालेंगे, ये वाला निकालना चाह रहे हैं ना, एक पार्ट का, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे x कितना है? 0, और यहाँ पे यहां तक चाहिए ना एरिया, तो यहाँ पे x कितना है? a। तो यहाँ पे x बराबर 0 से स्टार्ट हुआ और a तक चला, तो लिमिट हो गई 0 से a। यानी आप कहां से एरिया स्टार्ट कर रहे हो और कहां तक आपको जाना है वो लिमिट पॉइंट बन जाएंगे आपके। तो यहां से हमें स्टार्ट करना, तो यहाँ x बराबर 0 है और यहाँ x बराबर क्या है? a है। फिर फॉर्मूला क्या होता था, जब जब आप x एक्स पे लिमिट लेते हो, यानी लिमिट किस पे ली आपने? x एक्सिस के ऊपर ली है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते थे? y dx ऑफ ए, किसका y लेना भाई? सर्किल का, क्योंकि यह सर्किल की इक्वेशन की है। तो y dx ऑफ ए सर्किल, इसका मतलब क्या है? जो सर्किल की इक्वेशन होती है उससे y की वैल्यू उठानी है आपको। सर्किल की इक्वेशन ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, तो यहाँ से y का मान निकालना है, y का वैल्यू आपको निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे वो भी समझे।
इस वाली इक्वेशन से y कैसे निकालेंगे? देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर, तो यहाँ से वाई स्क्वायर को मैं यहीं रख लूं तो ये स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और दोनों तरफ स्क्वायर रूट काट दें यहाँ पे दोनों तरफ, तो y बराबर कितना आ जाएगा रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इनटू कितना हो जाएगा dx, क्योंकि जब जब आप x x के ऊपर लिमिट ले रहे हो तो y dx लिखा जाता है, वहां पे क्या लिखा जाता है y dx, यानी x के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन करना, आपको dx आएगा। तो यहाँ पे ये जो y है ये y उस इक्वेशन से आएगा जो आपको वहां पे गिवन है, पैराबोला, सर्किल, लाइन, जो भी इलिप्स कुछ भी गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप वहां पे उसको यूज करते हैं। अब यहाँ पे इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन है, तो ये अपना डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 7.7 एक्सरसाइज इंटीग्रेशन के अंदर हम डायरेक्ट एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ते हैं रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला आता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एक्स वाई टू इंटू रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और लिमिट है 0 से ए। ये फॉर्मूला ही है आपका, डायरेक्ट फॉर्मूला है, वही लिखा है एक्स वाई टू इंटू रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब आपको क्या लगानी है, लिमिट, तो पहले अपर लिमिट रखेंगे, एक्स की जगह क्या रखेंगे ए, एक्स की जगह क्या रखेंगे ए, तो आप समझ लीजिए अभी देखो यहाँ पे साथ साथ ध्यान देंगे, यहाँ एक्स की जगह लिखेंगे ए तो ये बना ए अपॉन 2, बिल्कुल ठीक है, इंटू रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह क्या लिखना ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 0, और 0 का रूट भी कितना हो जाएगा 0, और 0 को इससे इंटू करेंगे तो ये 0, यानी करेंगे बोले ये पूरा 0 बन जाएगा, प्लस यहाँ ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए है। तो जैसे आप यहाँ x की जगह a डालेंगे, क्या डालेंगे x की जगह a, तो ये कितना हो जाएगा आपका a अपॉन a, ये कितना बनेगा a अपॉन a, तो a अपॉन a से a कैंसिल होगा तो ये बनेगा साइन इनवर्स 1, देखो a स्क्वायर अपॉन 2 तो ये था ही आपका, ये कितना बनेगा साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 कितना होता है पाई बाई 2, कितना होता है पाई बाई 2, साइन के टेबल में 1 कहाँ मिलता है पाई बाई 2 पे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस, अब क्या लगाएंगे लोअर लिमिट 0, तो जैसे आप यहाँ x की जगह 0 रखोगे तो ये 0 इंटू जो भी कुछ आए, क्योंकि 0 के इंटू में है तो 0 ही हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 तो यही रहेगा, पर यहाँ जैसे आप x की जगह 0 रखोगे तो ये बनेगा 0 अपॉन a, और 0 अपॉन a कितना होता है 0, और साइन इनवर्स 0 कहाँ होता है 0 पे, साइन 0 कहाँ देता है 0 पे, ये भी 0। तो ये टोटल वैल्यू आपकी क्या बन गई यहाँ पे है ना, यहाँ पे था a आपकी लिमिट, तो ये 4 इंटू ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू पाई अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर यूनिट, इसका एरिया कितना आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर यूनिट, या पाई इंटू ए स्क्वायर है ना, ऐसे ज्यादा लिख लेते हैं इसको यूनिट, पाई ए स्क्वायर, ये इसका एरिया आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा 2 नंबर में पूछा हुआ इस चैप्टर का एग्जाम्पल है ये आपका। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर जो 14 हमारा है उसमें फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर ए एंड बी, यानी एक पैरेललोग्राम की हमें 2 एडजेसेंट साइड गिवन है और उसका हमें क्या निकालना है एरिया निकालना है। पैरेललोग्राम का मतलब समांतर चतुर्भुज, उसकी 2 संलग्न भुजाएं ए और बी वेक्टर से डिनोट की गई हैं और उसका हमें क्षेत्रफल बताना है, मानी एरिया बताना है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी का क्या होता है मैग्नीट्यूड यानी परिमाण। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा ए क्रॉस बी। किसकी हेल्प से निकालते हैं, 2 वेक्टर का, 2 सदिशों का सदिश गुणनफल वेक्टर प्रोडक्ट किसकी हेल्प से निकाला जाता है, किसकी हेल्प से निकाला जाता है डिटरमिनेंट की हेल्प से, सारणिक से। तो उसकी जो फर्स्ट रो होती है उसमें हमारा फिक्स होता है आई कैप, जे कैप और के कैप। फिर यहाँ पे पहले ए वेक्टर लिखा है तो ए वेक्टर के जो आई कैप, जे कैप और के कैप के जो कोफिशिएंट होते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप के जो कोफिशिएंट होते हैं उनको लिखते हैं। तो यहाँ आई कैप लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट कितना है 1।
जे कैप माइनस जे कैप है तो -1, 3 के कैप है तो इसका कोफिशिएंट हो गया 3। फिर बी वेक्टर है तो बी के लिखेंगे तो यहाँ पे 2, -7 और 1। अब इसको हमें क्या करना है, ओपन। तो सबको आता है भाई डिटरमिनेंट ओपन करना, सबको आता है। अगर कोई बोर्ड पेपर सॉल्यूशन देख रहा है तो कम से कम उसने 12th का पूरा कोर्स पढ़ लिया होगा, तो उसको ए क्रॉस बी, ये तो 11th में ही सीख जाता है, ए क्रॉस बी निकालना, डिटरमिनेंट को ओपन करना। तो यहाँ सबसे पहले आई कैप लेंगे, तो ये रो और ये कॉलम हम छोड़ देते हैं ना, ये वाली रो और ये कॉलम छोड़ देते हैं, तो यहाँ 2/2 का एक डिटरमिनेंट बचेगा, ये हमारे पास 2/2 का। तो -1 को 1 से करेंगे तो हो जाएगा -1, और ये प्लस के 21, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और एक फॉर्मूले का होता तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस जे कैप, जे कैप में ये रो और ये कॉलम आप छोड़ेंगे, ये रो और ये कॉलम, ये वाला कॉलम और ये रो, तो 1 को 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 -6 प्लस के कैप, तो ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे, ये वाली रो आई जे कैप वाली रो और ये K31 वाला कॉलम ये छोड़ देंगे तो हो जाएगा -7 और प्लस के2, ये आ जाएगा। तो ये टोटल हो गया भाई 21 में से 1 गया तो 20 आई कैप प्लस के 5 जे कैप और -5 के कैप। ये कौन आ गया, ए क्रॉस बी। पर हमें क्या चाहिए भाई, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए। ए क्रॉस बी का क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट के अंदर, मैं किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो रूट के अंदर क्या करते हैं, जो आई कैप जे कैप और के कैप के जो कोफिशिएंट होते हैं उनका स्क्वायर करके ऐड करते हैं, उनको स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो यहाँ 20 है, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, यहाँ 5 का कितना हो जाएगा स्क्वायर 25, -5 का भी 25, तो ये 450 हो जाएगा, जिसको आप लिख सकते हैं 15 इंटू √2। एक ही बात है, ये लिखें या ये लिखें। तो अपना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना आ गया, यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना आ जाएगा 15 इंटू √2 स्क्वायर यूनिट, ये एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने 10 का चैप्टर वेक्टर वाला ढंग से पढ़ा है तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है। अगर इसमें हम 2 का डिवाइड कर दें तो यही एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाता है। ठीक है, तो ये जो 10.4 एक्सरसाइज है वो ए क्रॉस बी के ऊपर डिपेंड है। तो सारे क्वेश्चन है वहां पे वो ए क्रॉस बी, अगर पूरी एक्सरसाइज ही ए क्रॉस बी के ऊपर डिपेंड है। अगर आपको ए क्रॉस बी आता है तो सारी एक्सरसाइज आपकी खत्म। ठीक है, तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, 2 वेक्टर आपको गिवन थे, ए क्रॉस बी आपको निकालना था और मैग्नीट्यूड आता, तो ये एरिया आपका आ गया यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसमें कह रहा है कि ए फेयर डाई हैज बीन टॉस्ड, फाइंड PE अपॉन F एंड PF अपॉन E फॉर द इवेंट E, F एंड G। यानी एक न्याय पासे को, एक डाइस को उछाला गया है, तो आपको 2 वैल्यू निकालनी है, PE अपॉन F और PF अपॉन E। यानी किसकी बात कर रहा है ये, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सह प्रतिबंध प्रायिकता, लेसन अपना 13 एक्सरसाइज 13.1 उसका एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज का ये। उसमें 3 पार्ट है, उसमें से केवल इसने एक ही पूछा है, पहला। ये कह रहा है कि एक डाइस को उछाला गया, एक पासे को उछाला गया है, एक बार उछाला गया है, तो उसका जो सैंपल स्पेस आएगा जिसको हम प्रतिदश समष्टि बोलते हैं, सैंपल स्पेस, तो उसमें कौन कौन आएगा 1 2 3 4 5 और 6। तो NS का मतलब क्या है, सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स हैं, कितने रिजल्ट्स हैं ना, कितने एलिमेंट हैं उसके अंदर, कितने मेंबर हैं उसके अंदर, तो कितने हैं यहाँ 6 हैं, तो NS इक्वल कितना हो गया 6। अब देखो हमें E इवेंट गिवन है, यहाँ पे E इवेंट गिवन है, तो NE की वैल्यू देखो, E के अंदर कितने एलिमेंट है 1 3 5, तो टोटल कितने एलिमेंट है इसमें 3 हैं। तो हम चाहें तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, NE इक्वल कितने हैं यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी PE का फॉर्मूला कितना होता है भाई NE अपॉन NS, ये तो 11th में ही सीख जाते हैं, तो 3/6, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 1/2। ऐसे ही F के अंदर कितने रिजल्ट हैं 2 3, टोटल रिजल्ट कितने हैं इसके अंदर, NF लिख देता हूं मैं, NF है ना, टोटल ही लिख लेते हैं, कितने रिजल्ट हैं इसके अंदर 2 हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी PF 2/6, या फॉर्मूला लिखें पहले, तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे NF अपॉन NS,
यानी 2y6, ये कितना हो जाएगा 1y3। तो ई और एफ की हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब कई स्टूडेंट सोचेंगे सर इस जी का क्या काम है, यहाँ पे जी का कोई काम नहीं है क्योंकि तीनों पार्ट पूछता, तब तो हम जी को कहीं यूज करते। अब ये बात कर रहा है ई और एफ के ऊपर कर रहा है, किसके ऊपर कर रहा है, ई और एफ के। तो हमें ई और एफ के ही रिजल्ट निकालने। इसके अलावा हमें ई इंटरसेक्शन एफ की जरूरत पड़ेगी। ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब हो गया इवेंट ई और इवेंट एफ के अंदर क्या क्या कॉमन है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन, कौन कौन कॉमन है। तो ई और एफ में देखो कौन कॉमन है, केवल 3 कॉमन है। ई के अंदर भी 3 है और एफ के अंदर भी 3 है, तो यहाँ पे एक ही रिजल्ट आया भाई। तो एन ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा 1। इसके अंदर एक रिजल्ट है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, पी ई इंटरसेक्शन एफ, ऊपर 1 और टोटल 6। भाई यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एस है ना। फॉर्मूले से अगर आप जाना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एस। तो ये वैल्यू आई 1 और एन एस कितना अपना 6 है। तो ये रिजल्ट हमने पहले निकाल लिए क्योंकि हमें आगे चल के इन्हीं रिजल्ट की जरूरतें पड़ने वाली है। तो पहला मान क्या पूछा इसने, ये कह रहा है पी ई अपॉन है ना एफ बता दो, पी ई अपॉन एफ बता दो क्या आएगा। तो इसका फॉर्मूला कितना होता है, पी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। जो नीचे है वो नीचे आ जाता है, ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन रहता है न्यूमरेटर के अंदर फॉर्मूले के हिसाब से। अब P इंटरसेक्शन F कितना आया 1/6, कितना आया 1/6, और PF कितना आया भाई, PF कितना आया, ये रहा PF 1/3। तो 1/6 में 1/3 का डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/2। ऐसे ही PF अपॉन E, तो F अपॉन E, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, P ऊपर तो F इंटरसेक्शन E लिखें या E इंटरसेक्शन F लिखें एक ही बात है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना, अपॉन PE हो जाएगा। अपॉन कितना हो जाएगा PE, नीचे E है तो PE आएगा नीचे। तो इस बार P इंटरसेक्शन F तो वही है 1/6, पर PE की वैल्यू देखो ये रहा, PE का मान कितना है 1/2, तो यहाँ जाएगा 1/2, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3। तो एक आंसर आ गया 1/3, एक आंसर आ गया आपका 1/2। तो हमसे क्या मांगा था, E अपॉन एफ। तो E अपॉन एफ अगर हमें निकालना है तो क्या क्या चाहिए वहां पे, PF की वैल्यू चाहिए और P इंटरसेक्शन F, इसीलिए हमने पहले से ये सारी वैल्यूज यहाँ पे निकाल ली है। ठीक है ना। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 15 और ये सेक्शन बी का है लास्ट क्वेश्चन 15। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 16 आएगा वो सेक्शन सी में आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन सी के कुछ क्वेश्चन के ऊपर। आज इस वीडियो के अंदर बस यहीं तक कवर करेंगे, सेक्शन बी अपना हो गया यहाँ पे कंप्लीट। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।